चलिए सुनते हैं श्रीलाल शुक्ल द्वारा लिखित व्यंग्यात्मक उपन्यास राग दरबारी का चौथा अध्याय। कुछ घोरों से भी बदतर कुछ दुकानें, तहसील, थाना, ताड़ीघर, विकास खंड का दफ्तर, शराब खाना, कॉलेज, सड़क से निकलने जाने को लगभग इतना ही दिखाई देता था। कुछ दूर पर आगे एक घनी अमराई में बनी हुई एक कच्ची कोठरी भी पड़ती थी। उसकी पीठ सड़क की ओर, दरवाजा किवाड़ जंगल की ओर। बरसात के दिनों में हलवाहे पेड़ों के नीचे से हटकर इस कोठरी में जुआ खेलते। बाकी दिनों में ये कोठरी खाली नहीं रहती। इस कोठरी में मनपसंद इस्तेमाल करते, जैसे उनको उस कोठरी को एक ऐसा नाम दिया जिसे हेनरी मिलर को भी चौंका देने वाला था। उसमें ठंडा पानी मिलाकर कॉलेज के एक मास्टर ने उस कोठरी का नाम प्रेम भवन रख दिया। घोरों और प्रेम भवन के बीच पड़ने वाली सड़क के इस हिस्से को शिवपालगंज का किनारा कहा जाता। ठेठ शिवपालगंज दूसरी ओर सड़क छोड़कर था। असली शिवपालगंज बैद जी के बैठक में था। बैठक तक पहुंचने के लिए गलियारों में उतरना पड़ता। उसके दोनों किनारों पर छप्पर से बेहतर उखाड़ खापड़ मकान थे। उनके बाहरी चबूतरे मकान के लिए गए थे और वे गलियारे पर हावी थे। उन्हें देखकर आदमी ये कह सकता था कि अगर घर के बाहर कुछ सरकारी जमीनें अगर हो तो उन्हें दो चार हाथ कर लेना चाहिए। अचानक ये गलियारा एक मैदान में खो जाता है। उस मैदान में नीम के 3-4 छोटे छोटे पेड़ रहते हैं। वे जिस तरफ से पनप रहे थे उससे साबित होता कि वे वन महोत्सव से के पहले लगाए गए हैं। ये किसी नेता का अफसर के छूने से बच गए हैं और उसे वृक्षारोपण और कैमरा क्लिक की रस्मों में रखा गया है। इस हरे भरे इलाके में एक मकान ने मैदान की पूरी दिशा को कुछ इस तरह घेर रखा है, उधर से आगे जाना मुश्किल था। मकान बैद जी का था। अगला हिस्सा पक्का और देहाती हिसाब के काफ़ी रौबदार था। पीछे की तरफ दीवारें कच्ची थी और उसके पीछे सुबह होता था। पूरे घोरे पड़े होते थे। झिलमिलाए हवाई अड्डों और ललकार होटलों की मार्फत जैसा सिम्बाकित की मॉडर्नाइजेशन उस देश में हो रहा हो, उसका असर इस मकान के वास्तुकला में भी उतारा गया था, जो आगे से देखने में मॉडर्न और पीछे से पूरी अविकसित देहाती मकानों के जैसा था। उससे साबित होता था कि दिल्ली से लेकर शिवपालगंज तक काम करने वाली देसी बुद्धि सब जगह एक जैसी है। मकान का अगला हिस्सा, जिसमें चबूतरा, बरामदा और एक बड़ा कमरा बैठक के नाम से मशहूर था। ईंट गारा ढोने वाला मजदूर भी जानता था कि बैठक का मतलब ईंट और गारे से बनी हुई इमारत भर नहीं। नंबर 10 डाइनिंग स्ट्रीट, व्हाइट हाउस, क्रेमलिन आदि मकानों नहीं, ताकतों की नाम है। थाने से लौटकर रूपन बाबू ने दरबारे आम यानी बरामदे में भीड़ लगी देखी। उनके कदम तेज हो गए, धोती फड़फड़ाने लगी। बैठक में आते ही उन्हें पता चला कि उनके ममेरे भाई रंगनाथ शहर के से ट्रक पर आए हैं। रास्ते में ड्राइवर ने उनसे 2 रुपए ऐंठ लिए हैं। एक दुबला पतला आदमी गंदी बनियान और धारीदार अंडरवियर पहने बैठा था। नवंबर का महीना था। काफ़ी शाम तो हो गई थी, लेकिन काफ़ी ठंडक हो चली थी। पर वो बनियान में काफ़ी खुश नज़र आ रहा था। उसका नाम था मंगल, जो लोग उसे सनीचर कहते थे। उसके बाल पकने लगे थे और उसके दांत गिर गए थे। उसका पेशा बैद जी की बैठक पर बैठा रहना था। वो ज़्यादातर अंडरवियर ही पहनता था। उसे आज बनियान पहने हुए देखकर रूपन बाबू समझ गए कि सनीचर फॉर्मल होना चाहता है। उसने रूपन बाबू को एक सांस में रंगनाथ की मुसीबत बता दी और अपनी नंगी जांघों पर तबले के कुछ मुश्किल बोल निकालते हुए ललकार कर कहा, बद्री भैया होते तो मजा आ जाता। रूपन बाबू रंगनाथ से छूटते ही बोले, तुमने अच्छा किया रंगनाथ दादा, 2 रुपया देकर झगड़ा साफ किया। जरा सी बात पर खून खराबा करना ठीक नहीं। रंगनाथ रूपन बाबू से 1.5 साल बाद मिल रहा था। रूपन बाबू की गंभीरता को दिन भर की सबसे दिलचस्प घटना मानते हुए रंगनाथ ने कहा, मैं तो मारपीट पर उतर आया था, बाद में कुछ सोचकर रुक गया। रूपन बाबू ने मारपीट के विशेषज्ञ की हैसियत से हाथ उठाकर कहा, तुमने ठीक ही किया। ऐसे ही झगड़ों को इंस्टीट्यूशन कम्युनिटी बदनाम करती है। रंगनाथ ने अब
उन्हें ध्यान से देखा। कंधे पर टिकी हुई धोती का छोर, ताजा खाया हुआ पान, बालों में पड़ा हुआ कई लीटर तेल स्थानीय गुंडागिरी के किसी भी स्टैंड से होकर लगता था। रंगनाथ ने बात बदलने की कोशिश की। पूछा, बद्री दादा कहाँ थे? दिखे नहीं। सनीचर ने अपने अंडरवियर को झाड़ना शुरू किया, जैसे कुछ चिटिया को बेदखल करना चाहता था। साथ ही भवें सिकोड़कर बोला, मुझे भी बद्री भैया याद आ रहे हैं। वे होते तो अब तक। बद्री दादा कहाँ हैं? रंगनाथ ने उधर ध्यान न देकर रूपन बाबू से पूछा। रूपन बाबू ने बेरुखी से बोला, सनीचर बता तो रहा है, मुझसे पूछ कर तो गए हो नहीं? कहीं गए होंगे, बाहर गए होंगे। आ जाएंगे, कल परसों अतरसों तक आ ही जाएंगे। उनकी बात से पता चला मुश्किल था कि बद्री उनके सगे भाई हैं और उनके साथ एक ही घर में रहते हैं। रंगनाथ ने जोर से सांस खींची। सनीचर ने फर्श पर बैठे बैठे अपने टांगे फैला दी। जिस्म के जिस हिस्से में बाईं टांग निकालती, वहां उसने खाल पर एक टुकड़ा चुटकी में दबा लिया। दबाते ही उसकी आंखें मूंद गई और चेहरे पर तृप्ति और संतोष का प्रकाश फैल गया। धीरे धीरे चुटकी मसलते हुए उसने भेड़िए की तरह मुंह फैलाकर जम्हाई ली। फिर ऊँगती हुई आवाज में कहा, रंगनाथ भैया शहर से आए हैं, उन्हें मैं कुछ नहीं कर सकता, पर कोई किसी गजहा से 2 रुपए तो क्या 2 कौड़ी भी ऐड नहीं सकता। गजहा शब्द रंगनाथ के लिए नया नहीं था। ये एक तकनीकी शब्द था जिसे शिवपालगंज के रहने वाले समान सूचक पद की तरह इस्तेमाल करते थे। आसपास के गांव में भी बहुत से शांति के पुजारी मौका पड़ने पर धीरे से कहते, तुम उसके मुंह न लगो, तुम जानते नहीं ये साला गजहा है। फर्श पर वहीं एक 14-15 साल का लड़का भी बैठा था। देखते ही लगता था वो शिक्षा प्रसार के चकमे में नहीं आया। सनीचर की बात सुनकर उसने बड़े आत्मविश्वास से कहा, सहराती लड़के बड़े सीधे होते हैं, कोई मुझसे रुपया मांग कर देख ले। कहकर उसने हाथ को एक दायरे के भीतर हवा में घुमाते हुए शुरू किया। लगा किसी लॉरी की एक लंबा हैंडल डालकर वो उसमें मेहनत के से स्टार्ट कर रहा हो। लोग हंसने लगे, पर रूपन बाबू गंभीर बने रहे। उन्होंने रंगराज से पूछा, तुमने ड्राइवर को रुपए अपनी मर्जी से दिए या उसने धमकाकर छीन लिए? रंगनाथ ने यह सवाल अनसुना कर दिया और इसके जवाब में एक दूसरा सवाल किया, अब तुम किस दर्जे में पढ़ते हो रूपन? उनकी शक्ल से लगा कि उन्हें यह सवाल पसंद नहीं। वे बोले, थैंक्स 10th क्लास में हूँ। तुम कहोगे कि उसमें से 2 साल पहले भी था, पर मुझे तो शिवपालगंज में इस क्लास से बाहर निकलने का रास्ता ही नहीं सूझ पड़ता। तुम जानते नहीं हो दादा, इस देश की शिक्षा पद्धति बिल्कुल बेकार है। बड़े बड़े नेता यही कहते हैं, मैं उनसे सहमत हूँ। फिर भी तुम इस कॉलेज का हाल नहीं जानते। लुच्चों सौदों का अड्डा है। मास्टर पढ़ाना लिखाना छोड़कर सिर्फ पॉलिटिक्स भिड़ाते हैं। दिन रात पिताजी की नाक में दम किए रहते हैं, ये करो वो करो, तनख्वाह बढ़ाओ, हमारी गर्दन पर मालिश करो। ये भला कोई इम्तिहान में पास हो सकता है? हाँ, कुछ बेशर्म लड़के भी हैं जो कभी कभी इम्तिहान पास कर लेते हैं, पर उससे कमरे में अंदर वैद्य जी मरीजों को दवा दे रहे थे। अचानक वे वहीं से बोले, शांत रहो रूपन, इस कुव्यवस्था का अंत होने ही वाला है। जान पड़ा कि आकाशवाणी हो रही है। घबराओ नहीं, वसुदेव कंस का काला पैदा होने वाला है। रूपन बाबू शांत हो गए। रंगनाथ ने कमरे की ओर मुंह करके जोर से पूछा, मामा जी आप इस कॉलेज से क्या ताल्लुक है? ताल्लुक? कमरे में वैद्य जी की हंसी बड़े जोर से गूंजी। तुम जानना चाहते हो कि मेरा इस कॉलेज से क्या संबंध? रूपन, रंगनाथ की जिज्ञासा शांत करो। रूपन ने बड़े कारोबारी ढंग से कहा, पिताजी कॉलेज के मैनेजर हैं, मास्टरों का आना जाना इन्हीं के हाथ में है। रंगनाथ के चेहरे पर अपनी बात का असर पड़ते हुए उन्होंने फिर कहा, ऐसा मैनेजर पूरे मुल्क में ना मिलेगा। सीधे के लिए बिल्कुल सीधे और हरामी के लिए खानदानी हरामी। रंगनाथ ने यह सूचना चुपचाप हजम कर ली। सिर्फ कुछ कहने की गरज से बोला, और कोऑपरेटिव यूनियन का क्या हाल है? मामा जी उसके भी बीच में कुछ बोल पड़े। थे नहीं, रूपन बाबू ने जरा तीखेपन से कहा, मैनेजिंग डायरेक्टर हैं और रहेंगे। वैद्य जी थे और रहेंगे भी। अंग्रेजों के ज़माने में वे अंग्रेजों के लिए श्रद्धा दिखाते थे। देसी हुकूमत के दिनों में वे देसी हाकिमों की श्रद्धा दिखाते थे। वे देश के पुराने सेवक हैं। पिछले महायुद्ध के दिनों में जब देश को जापान से खतरा पैदा हो रहा था तो उन्होंने सुदूर पूर्व में लड़ने के लिए बहुत से सिपाही भर्ती कराए। अब जरूरत पड़ने पर रातों रात वे अपनी राजनीति कूट में सैकड़ों सदस्य भर्ती करा सकते थे। पहले वे जनता की सेवा, जज की इजलास,
में जूरी और असेसर बनाकर दीवानी के मुकदमों में जायदादों के सुपुर्द होकर और गांव के जमींदारों में लम्बेदार के रूप में कार्य करते थे। अब वे कोऑपरेटिव यूनियन के मैनेजिंग डायरेक्टर बन गए हैं। वास्तव में इन पदों पर काम नहीं करना चाहते थे क्योंकि उन्हें पदों का लालच नहीं था, पर इस क्षेत्र में जिम्मेदारी के नाम पर कोई ऐसा जिम्मेदार व्यक्ति था ही नहीं जो ये जिम्मेदारी ले सके, इसलिए उन्हें बुढ़ापे में इन पदों को संभालना पड़ रहा है। बुढ़ापा बैद जी के लिए इस शब्द का इस्तेमाल तो सिर्फ अरिथमेटिक की मजबूरी के कारण करना पड़ा, क्योंकि गिनती में उनकी उम्र 62 साल हो गई, पर राजधानियों में रहकर देश सेवा करने वाले सैकड़ों महापुरुष इस तरह के ऊपर बावजूद बूढ़े नहीं, और उन्हें महापुरुषों की तरह बैद जी की यह प्रतिज्ञा थी कि हम बूढ़े तभी होंगे जब हम मर जाएं, और तब तक लोग हमें यकीन दिला दे कि तुम मर गए, तब तक अपने जीवित ही समझेंगे, देश सेवा करते रहेंगे। हर बड़े राजनीति की तरह वे राजनीति से नफरत करते और राजनीति का मजाक उड़ाते। गांधी की तरह अपनी राजनीतिक पार्टी में उन्होंने कोई पद नहीं लिया था क्योंकि वे नए खून की प्रोत्साहित करना चाहते थे, पर कोऑपरेटिव कॉलेज के मामले में लोगों ने उन्हें मजबूर कर दिया और मजबूरन उन्हें वो स्वीकार करना पड़ा। बैद जी का एक पेशा बैद का भी था। बैद में उन्हें 2 नुस्खे खासतौर में आते थे, गरीब का मुफ्त इलाज और फायदा ना हो तो दाम वापस। इन नुस्खों से दूसरे को जो आराम मिला वो दूसरी बात, खुद बैद जी को भी आराम की कमी नहीं थी। उन्होंने रोगों को 2 वर्ग बना रखे थे, प्रकट रोग और गुप्त रोग। प्रकट रूप से गुप्त रोगों की गुप्त रूप से चिकित्सा करते। रोगों के मामले उनको एक थ्योरी थी कि लोग ब्रह्मचर्य के नाश से पैदा होते हैं। कॉलेज के लड़कों का तेहरीन मरियल चेहरा देखकर वे प्राय इस थ्योरी की बात करने लगते। अगर कोई कह देता कि लड़कों की तंदुरुस्ती गरीबी, अच्छी खुराक न मिलने से बिगड़ी है, तो वे समझती कि वो घुमाकर ब्रह्मचर्य के महत्व को अस्वीकार कर रहा है, और चूंकि ब्रह्मचर्य को न मानने वाला बदचलन होता है, इसलिए गरीबी और खुराक की कमी की बात करने की बदचलन है। ब्रह्मचर्य का नाश का क्या नतीजा होगा, इस विषय पर वे बड़ा खौफनाक भाषण देते। सुकरात ने शायद उन्हें या किसी दूसरे को बताया था कि जिंदगी में 3 बार के बाद चौथी बार ब्रह्मचर्य का नाश करना तो पहले कब्र खोद लेनी चाहिए। इस इंटरव्यू का हाल वे सचित्र ढंग से पेश करते कि लगता था ब्रह्मचर्य पर सुकरात उनके आज भी अवेतनशील सलाहकार हैं। उन्होंने राय में ब्रह्मचर्य न रखने से सबसे बड़ा हर्ज ये होता कि आदमी बाद में चाहने पर ब्रह्मचर्य का नाश करने लायक नहीं रह सकता। संक्षेप में उनकी राय थी कि ब्रह्मचर्य का नाश कर सकने के लिए ब्रह्मचर्य का नाश न होने देना चाहिए। कहने का मतलब ये हुआ कि यहाँ ब्रह्मचर्य मतलब कुंवारापन और ब्रह्मचर्य का नाश मतलब शादी का हो जाना। उनके इस भाषण को सुनकर कॉलेज के 3/4 लड़के अपने जीवन से निराश हो चले थे, पर उन्होंने एक साथ आत्महत्या नहीं की थी, क्योंकि बैद जी के दवाखाने का एक विज्ञापन था, जीवन से निराश नवयुवक के लिए आशा का संदेश। आशा किसी लड़के का नाम होता तब तो लड़के का विज्ञापन पढ़कर इतने उत्साहित न होते, पर वे जानते थे कि संदेश एक गोली की ओर हो रहा है, जो देखने में बकरी की लेड़ी जैसी है, पर पेट में जाते ही रंगों में बिजली से दौड़ने लगती है। एक दिन उन्होंने रंगरात को ब्रह्मचर्य के लाभ समझाए। उन्होंने एक अजीब सा शरीर विज्ञान बताया, जिनके हिसाब से कई मन खाने से कुछ छटाक रस बनता है, रस से रक्त, रक्त से कुछ और इस तरह आखिर में बीर की एक बूंद बनती है। उन्होंने साबित किया कि बीर की एक बूंद बनाने में जितना खर्च होता है उतना एक एटम बम बनाने में भी नहीं होता। रंगनाथ को जान पड़ा कि हिंदुस्तान के पास अगर कोई कीमती चीज है वो तो है वीर। उन्होंने कहा कि वीर के 1000 दुश्मन और सभी उसे लूटने पर आमदा है। अगर कोई किसी तरकीब से अपना वीर बचा ले तो समझो पूरा चरित्र बचा लिया। उनकी बातों से लगा कि पहले हिंदुस्तान में वीर रक्षा पर बड़ा जोर दिया जाता था, और एक ओर घी दूध तो दूसरी ओर वीर की नदियां बहती थीं। उन्होंने आखिर में एक श्लोक पढ़ा जिसका मतलब था कि वीर की एक बूंद गिरने से आदमी मर जाता है और एक बूंद उठा लेने से जिंदगी हासिल करता है। संस्कृत सुनते ही सनीचर ने हाथ जोड़कर कहा, जय भगवान जी। उनके सिर जमीन पर टिक दिए और श्रद्धा के आवेश में अपना पिछला हिस्सा छत की ओर उठा लिया। बैद जी और भी जोश में आ गए और रंगनाथ से बोले, ब्रह्मचर्य के तेज का क्या कहना।
बात शीशे में मुंह देखना तब ज्ञात होगा। रंगनाथ सिर हिलाकर अंदर जाने को उठ खड़ा हुआ। अपने मामा के इस स्वभाव को वो पहले से जानता था। रूपन बाबू दरवाजे के पास खड़े थे। उन पर वैद्य जी के भाषण का कोई असर नहीं पड़ा था। उन्होंने रंगनाथ से फुसफुसाकर कहा, मुंह पर तेज लाने के लिए आजकल ब्रह्मचर्य की क्या जरूरत, वह तो क्रीम पाउडर के इस्तेमाल से भी आ जाता है।